ये सीन है बॉलीवुड की एक मूवी मुन्ना भाई एमबीबीएस से। यहाँ पर मुन्ना भाई फ़ोन के ब्लूटूथ से चीटिंग कर रहे हैं। लेकिन आजकल एग्जाम्स में फ़ोन तो छोड़िए, ब्लूटूथ वॉचेस भी अलाउड नहीं है। तो फिर चीटिंग होती कैसे? कैसे नीट का पेपर लीक होता है? कैसे एक एग्ज़ाम माफिया मुन्ना भाई जैसे लोगों को टॉपर बना देता है? और कैसे सालों से मेहनत कर रहे बच्चे मजबूर हो जाते हैं सड़कों पर प्रोटेस्ट करने के लिए? तारीख 4 मई, पता पटना का राजवंशी नगर। राजवंशी नगर में एक मकान में 4 बच्चे 4 मई की रात को नीट का पेपर मेमोराइज कर रहे थे। प्लान था कि बच्चे रात भर नीट का पेपर मेमोराइज करेंगे और सुबह होते ही उन्हें निगरानी के साथ नीट के एग्जाम सेंटर में छोड़ दिया जाएगा। ये पूरा खेल चल रहा था कि तभी झारखंड से एक फ़ोन बिहार पुलिस को आता है। बिहार पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि पटना में एक सॉल्वर गैंग एक्टिव हो चुकी है, जो कि एक रात पहले बच्चों को नीट का पेपर मेमोराइज करवा रही है। लेकिन ये पूरा काम पटना में कहाँ हो रहा है, ये बिहार पुलिस को अब तक नहीं पता था। कहानी अगले दिन बदल गई जब नीट का पेपर होने के बाद पटना पुलिस को राजवंशी नगर का पता चला। पटना पुलिस राजवंशी नगर के उस घर में जाकर छापा मारती है और वहां से उन्हें बरामद होता है एक नीट का जला हुआ पेपर। ये जला हुआ पेपर नीट के एक्चुअल पेपर से पूरा का पूरा मैच होता है। तो सवाल ये उठता है कि सॉल्वर गैंग के पास पेपर आया कैसे? इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें समझना होगा हर उस स्टेप को जिससे एक नीट का पेपर या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर होकर के गुजरता है बिफोर कमिंग टू द एस्पिरेंट। पहली प्रोसेस होती है पेपर की प्रिंटिंग। अब यहाँ पे ये सोचना बड़ा आसान है कि पेपर प्रिंट करने के लिए जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं वो पेपर को याद करेंगे और बच्चों को लीक कर देंगे। लेकिन ये पूरी प्रोसेस हैवी सिक्योरिटी और सीसीटीवी फुटेज में होती है, जिसमें ये करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन सुनील रघुवंशी, जो कि अक्यूज हैं यूपी पीएससी के एक पेपर लीक केस में, उन्होंने दिखाया कि कैसे इस सिक्योरिटी को भी आराम से चकमा दिया जा सकता है। यूपी की इस एग्जाम का पेपर भोपाल में प्रिंट हो रहा था और सुनील रघुवंशी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल थे प्रिंटिंग प्रेस के मेंटेनेंस के लिए। सुनील रघुवंशी ने मौके की तलाश की और थोड़ी देर में मौका मिला और उन्होंने इस बात का बहाना बनाया कि उन्हें प्रिंटिंग प्रेस में कुछ रिपेयर का काम करना है। रिपेयर के बहाने प्रिंटिंग प्रेस के करीब गए और वहाँ से एक पेपर की कॉपी अपनी पानी की बोतल में भरकर वो बाहर ले आए। इस पेपर को भोपाल की एक होटल में सॉल्व किया गया और एस्पिरेंट को 12 लाख रुपए में बेचा गया। लेकिन मान लीजिए कि पेपर सक्सेसफुली प्रिंट हो गया बिना किसी लीक के, तो अगली स्टेप होती है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में पेपर कैसे लीक होता है उसे समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि एक नेशनल लेवल के एग्जाम का पेपर किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है। किसी भी सेंटर पहुंचने से पहले वो पेपर उस सेंटर के नियरेस्ट एयरपोर्ट पर आता है, जहाँ से उस पेपर को ट्रांसपोर्ट किया जाता है नियरेस्ट बैंक ब्रांच में। नीट के केस में ये सारे पेपर एयरपोर्ट से एसबीआई की पास वाली ब्रांच पे गए और एग्ज़ाम वाले दिन इसे एसबीआई ब्रांच से नीट के सेंटर पे लाया जाता है। बैंक अलग हो सकता है, लेकिन औसतन हर नेशनल एग्जाम में ये प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। अब इस पूरी प्रोसेस में पेपर लीक कैसे हो सकता है, इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर्चुनेट होता अगर ये एग्जाम्पल सिर्फ एक फिक्शनल एग्जाम्पल होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिस एग्जाम्पल इज बेस्ड ऑन व्हाट हैज हैपेंड इन द नीट केस। झारखंड का हजारीबाग शहर, यहाँ पर पेपर आने के लिए अहमदाबाद से पेपर रांची एयरपोर्ट पर आया। रांची एयरपोर्ट के बाद प्लान ये था कि हजारीबाग की एसबीआई बैंक की ब्रांच पर ये पेपर आता और एसबीआई बैंक की ब्रांच से यह पेपर सुबह ओएसिस स्कूल जहाँ पर ये एग्ज़ाम होने वाली थी वहाँ पर आ जाता। लेकिन कुछ और ही हुआ। पेपर रांची एयरपोर्ट तो आया, लेकिन रांची एयरपोर्ट से सीधे एसबीआई हजारीबाग जाने की जगह पेपर को भेजा गया ब्लू डार्ट हजारीबाग के ऑफिस में। ब्लू डार्ट वो कंपनी थी जो रिस्पॉन्सिबल थी इस पेपर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अब ब्लू डार्ट के एम्प्लॉयज़ ने इस पेपर को लेने से मना कर दिया और बोला कि इस पेपर को सीधे एसबीआई की ब्रांच भेजा जाए। एसबीआई की ब्रांच भेजने के लिए ब्लू डार्ट के एम्प्लॉयज़ ने एक रिक्शा वाले को रुकाया और उस ई रिक्शा वाले को बोला कि वो इस पेपर को एसबीआई की ब्रांच में भेज दे। अब ये एक नेशनल एग्जाम का पेपर था, जो कि एग्जाम होने के कुछ दिन पहले ई रिक्शा की सवारी कर रहा था। अब इस पूरी प्रोसेस में पेपर कई सारे पॉइंट्स पे लीक हो सकता है। अगर सॉल्वर गैंग चाहे तो एयरपोर्ट से एसबीआई बैंक तक ले जाने वाले ड्राइवर से सेटिंग कर सकती है। वो चाहे तो कुरियर कंपनी के एम्प्लॉय से सेटिंग कर सकती है, या वो चाहे तो बैंक एम्प्लॉय से भी सेटिंग कर सकती है और उस पेपर को लीक करा सकती है। नीट के केस में भी बिहार की इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट का मानना है
कि पेपर ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कहीं लीक हुआ। एग्जैक्टली किस पॉइंट पर लीक हुआ ये अभी भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में सवाल उठता है कि नीट का पेपर क्या ढंग से पैकेज नहीं होता? क्या उसे अगर कोई बीच में लीक करने की कोशिश करता है या उसे छेड़ करने की कोशिश करता है तो वो ट्रेस नहीं हो सकता क्या? नीट के पेपर को 7 लेयर्स में पैकेज किया जाता है। इसकी आउटर लेयर में 2 लॉक होते हैं, एक फिजिकल और एक डिजिटल। डिजिटल लॉक को इस तरह से सेट किया जाता है कि वो एग्जाम के सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स के पहले अपने आप खुलता है, और इसे जब खोला जाता है तो इस पूरी प्रोसेस को वीडियोग्राफ भी किया जाता है। हजारीबाग के सेंटर हेड ने बताया कि नीट की 7 लेयर ऑफ पैकेजिंग से एक लेयर थोड़ी डैमेज थी, और इसलिए अब कई लोगों का सस्पिशन कुरियर कंपनी पर चला जाता है। लेकिन अभी भी पेपर लीक की एक पॉसिबिलिटी बाकी है, जो कि एग्जाम सेंटर इटसेल्फ। पेपर प्रिंट हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, लेकिन अब ट्रांसपोर्ट होने के बाद वो आ जाता है एग्जाम सेंटर पर, जहाँ पर एक नया तरीके का खेल से सॉल्वर गेम पूरे पेपर को लीक कर सकती है। पेपर माफिया एग्जाम सेंटर पर पेपर लीक करने के लिए पूरा एग्जाम सेंटर मैनेज करता है। सबसे पहले वो स्टूडेंट्स को उस सेंटर का नाम बताता है और बोलता है कि एग्जाम फॉर्म भरने के दौरान उसी सेंटर को प्रेफर किया जाए। सेंटर में एग्जाम देते वक्त बच्चों को ये बताया जाता है कि वो सीसीटीवी कैमरे के होने के कारण एग्जाम में ओएमआर शीट भरने का नाटक करें और सिर्फ उन्हीं सवालों को मार्क करें जो उन्हें सच में आते हैं। इसके बाद कुछ ओएमआर शीट प्रिंसिपल के केबिन में या किसी और जगह ले जाई जाती हैं, जहाँ पे ऑलरेडी सॉल्वर गैंग के कुछ लोग उस पेपर को सॉल्व करते हैं। नीट की इस एग्जाम में इस बार भी सिमिलर चीज़ देखी गई। देखा गया कि लातूर के कुछ बच्चे बिहार आकर के एग्जाम दे रहे थे। आज तक की पड़ताल में पता चला कि लातूर में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा, बल्कि 2 साल पहले ऐसा हो चुका है। लातूर के राजश्री साहू महाराज कॉलेज के दिलीप देशमुख ने हमें इस बारे में कई चौंकाने वाली बात बताई। हमने इन्वेस्टिगेशन में पाया कि ये सब जो बच्चे थे वो री नीट दिए हुए थे। उन्होंने 22 में भी एग्जाम दी थी, और 22 में जब उन्होंने एग्जाम दी थी वो बहुत ही कम मार्क्स आए थे, बहुत ही लो, यानी कि कोई कोई बच्चों का तो एआईआर रैंक 10 लाख के ऊपर था। एक एस्पिरेंट एक्सपेक्ट करता है कि नीट जैसी बड़ी एग्जाम में अगर कोई फियास्को होता है तो गवर्नमेंट उस पर ध्यान देगी और ऐसे एक्शन लेगी जिससे आगे कोई भी पेपर लीक ना हो। लेकिन होता उसका उल्टा ही है। थोड़े दिन पहले नीट पीजी की एग्जाम भी कैंसिल कर दी गई, क्योंकि ऐसा बताया गया कि डार्क नेट पर उसका पेपर ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। ये सारे इंसिडेंट्स ये दिखाते हैं कि भारत में एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सिस्टम पूरी तरह से टूट चुका है। इसमें पेपर लीक आर नॉट द ओनली प्रॉब्लम। The way the entire competitive exams are conducted raises some significant questions. Recently CUET का एग्जाम होना था। इस एग्जाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एनटीए की थी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, द सेम एजेंसी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द नीट एग्जाम। कानपुर में एनटीए ने सीयूईटी का गलत पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। गलत पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो ये डिसाइड हुआ कि अब कानपुर के सेंटर के बच्चों की एग्जाम वापस दी जाएगी। एक सेट ऑफ बच्चों के लिए वापस से एग्जाम करवाना ये कितना फेयर है, ये अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये होता है कि आखिर एनटीए इतनी ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल क्यों है। जब नीट पेपर लीक की खबर 5 मई को ही आ गई थी तो एनटीए को इतना समय क्यों लगा इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को शुरू करने के लिए। साधना पराशर जो कि एनटीए के साथ सीनियर डायरेक्टर है, उन्होंने नीट की एग्ज़ाम के बाद कहा कि नीट की एग्ज़ाम फ्लॉलेस तरीके से कंडक्ट की गई है और नीट के हर पेपर का अकाउंट किया गया। यानी कि साधना पराशर के हिसाब से एग्जाम लीक की जितनी भी एलिगेशंस थी वो कंप्लीटली बेसलेस थी। ऐसा ही रवैया धर्मेंद्र प्रधान जो कि इंडिया के नए एजुकेशन मिनिस्टर है उनकी तरफ से भी देखा गया। जब उन्हें शुरुआत में पूछा गया इस पूरे फियास्को के बारे में तो वो भी शुरुआत में एनटीए को बचाते हुए ही दिखे। लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट पे प्रेशर बढ़ा और उन्होंने एक कमेटी बनाई टू रिफॉर्म एनटीए। एनटीए चीफ को भी इस्तीफा देना पड़ा। इस कमेटी को हेड कर रहे हैं के राधाकृष्णन जो कि इसरो के फॉर्मर चेयरपर्सन है। इसके अलावा इस कमेटी में एम्स के एक फॉर्मर डायरेक्टर, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, आईआईटी के डायरेक्टर और भी कई सारे एक्सपर्ट्स हैं जो कि अब गवर्नमेंट को सुझाव देंगे कि एनटीए को कैसे रिफॉर्म किया जाए। लेकिन इस कमेटी से भी लोगों को बहुत कम उम्मीद है। पहला, एनटीए में ऐसे ऑलरेडी कई एक्सपर्ट्स मौजूद थे जो कि एनटीए के सिस्टम को अब तक नहीं सुधार पाए। और दूसरा, हमारे देश का एक्सपीरियंस कमिटीज़ के साथ काफ़ी बुरा रहा है। जनरली कमिटीज़ का पर्पस होता है किसी भी इशू से इमीडिएट अटेंशन को डिफ्लेक्ट करने के लिए, और उनकी रिकमेंडेशन को हार्डली कभी
इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ऐसे में क्या कोई तरीका है जिससे पेपर लीक को रोका जा सके? पहला सजेशन आता है स्टेट से। तमिलनाडु की लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड रही है कि उन्हें अलग से अपनी प्री मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट को ऑर्गेनाइज करने की परमिशन दी जाए। वो चाहते हैं कि वो अलग से एक पीएमटी की एग्ज़ाम करवाएं, जैसे कि पहले स्टेट पीएमटीज होती थी। उनका मानना है कि नीट बहुत अनफेयर हो जाती है उन बच्चों के लिए जो तमिलनाडु बोर्ड से पढ़ते हैं। ऐसी ही कुछ डिमांड हमने वेस्ट बंगाल से भी देखी। उनका कहना है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स को अच्छे से कंडक्ट नहीं करा सकती तो एग्ज़ाम्स को पहले की तरह स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ देना चाहिए और हर स्टेट को ऑथोराइज करना चाहिए अपनी खुद की यूनिवर्सिटीज़ के लिए खुद एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराने के लिए। लेकिन जिन्होंने इस तरह की स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स दिए वो जानते हैं कि 12th के बाद एक तरह से बच्चों का भारत दर्शन होता था। 12th के बाद बच्चे एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रेवल करते थे फॉर डिफरेंट एग्ज़ाम्स। ये ना सिर्फ इकोनॉमिकली प्रॉब्लमेटिक था बल्कि बच्चे भी अपनी इन एग्ज़ाम्स में उतना अच्छा नहीं कर पाते थे क्योंकि उनका पूरा समय ट्रैवलिंग में चला जाता था। और साथ ही में अगर स्टेट अपनी खुद की एग्ज़ाम्स कराने लगे तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि पेपर लीक की प्रॉब्लम पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। इनफैक्ट वन रीज़न वाई ऑल ऑफ अस आर टॉकिंग अबाउट नीट इज़ बिकॉज दिस इशू हैज़ बिकम सो बिग। अगर ये एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम नहीं होती और सिर्फ एक स्टेट लेवल इशू होता तो शायद ही हम में से इतने सारे लोग इस इशू के बारे में बात कर रहे हो। दूसरा सोल्यूशन होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। क्योंकि एग्ज़ाम में पेपर लीक की पूरी प्रॉब्लम प्रिंटिंग से लेकर ट्रांसपोर्टेशन में आती है, तो अगर एक ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है तो इस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक सॉल्व किया जा सकता है। अक्रॉस द वर्ल्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन इज़ द स्टैंडर्ड। जीमेट कई सालों से एंट्रेंस टेस्ट अपना ऑनलाइन करा रहा है, लेकिन इंडिया में तो हमने जीमेट को भी हैक कर दिया। राज टेओटिया जो कि दिल्ली के एक रेसिडेंट है, वो 2019 में रशिया जाते हैं हैकर्स को हायर करने। वो हैकर्स को हायर करके इंडिया लाते हैं और डेवलप करते हैं एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम था अल्ट्रा व्यूअर। अल्ट्रा व्यूअर से वो सेंटर में एग्ज़ाम दे रहे बच्चों का लैपटॉप एक्सेस कर लेते हैं और इस एक्सेस के बाद वो इंश्योर करते हैं कि बच्चों को जीमेट जैसी एग्ज़ाम में 800 में से 780 नंबर आ जाए। पुलिस को इस स्कैम का तब पता चला जब पुलिस के एक ऑफिशियल ने राज टेओटिया की गेम से कांटेक्ट किया और उसे पैसे दे करके एग्ज़ाम दी। पुलिस ऑफिशियल के भी 800 में से 780 नंबर आए। डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस, ऑनलाइन एग्जामिनेशन कैन बी ए वायबल ऑल्टरनेटिव क्योंकि इसमें सबसे कम कॉन्टैक्ट होता है बिफोर द पेपर कम्स टू द एस्पिरेंट। और हमें ज़रूरत है कि अल्ट्रा व्यूअर जैसे सॉफ्टवेयर के इम्पैक्ट से एग्ज़ाम्स को फुल प्रूफ बनाने की, ना कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को कम्प्लीटली दरकिनार करने की। रिसेंटली यूपीएससी ने भी एक टेंडर दिया उन फर्म्स को जो कि एआई बेस्ड डिटेक्शन कर सकती। इससे गवर्नमेंट इंश्योर करेगी कि हर सेंटर में सफिशिएंट सीसीटीवी कैमरा हो और उस फुटेज को रेगुलरली मॉनिटर किया जाए और एआई के यूज़ के साथ डिटेक्ट किया जाए फॉर एनी एबनॉर्मलिटी। सेकंड सोल्यूशन हो सकता है एक एग्ज़ाम स्पेसिफिक हॉटलाइन नंबर बनाने का। इस हॉटलाइन नंबर का पर्पस हो सकता है कि यहाँ पर एस्पिरेंट आकर के कंप्लेंट कर सकें फॉर एनी इंस्टेंस ऑफ रॉन्ग डूइंग इन द एग्ज़ाम। और इश्यूज़ यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पेपर लीक का हो। कई सारी बार एग्ज़ाम सेंटर पर यह देखा जाता है कि बच्चों को सफिशिएंट टाइम नहीं दिया जाता, बच्चों का पेपर एग्ज़ाम के पहले ही ले लिया जाता है या फिर पेपर टाइम शुरू होने के काफ़ी देर बाद दिया जा सकता है। ऐसे सारे इंसिडेंट्स को रिपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट कैन थिंक अबाउट इशूइंग अ हॉटलाइन नंबर। इसे कई सारे एस्पिरेंट जो कि अपने पहले एक्सपीरियंस में अनफेयरनेस को महसूस करते उनके पास रिकॉर्स होगा टू गो अगेंस्ट द एग्ज़ाम कंडक्टिंग अथॉरिटीज। क्या गवर्नमेंट ये सब करेगी? ये तो अनसर्टेन है, लेकिन एक बात सर्टेन है कि इंडिया की एस्पिरेंट कम्युनिटी का भरोसा इंडिया के एंट्रेंस एग्जामिनेशन सिस्टम से खत्म होता जा रहा है। द गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑफ इंडिया आर द बैकबोन ऑफ इंडियन डेवलपमेंट स्टोरी। जहाँ पर वेस्ट में यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ मनी टू गेट एक्सेस टू ग्रेट क्वालिटी कॉलेज एजुकेशन। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में स्कूल्स तो हम प्राइवेट प्रेफर करते हैं, लेकिन कॉलेज एजुकेशन के लिए हर इंसान को एक पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाना है क्योंकि इंडिया की बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट कॉलेज एजुकेशन इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेजेस में होती है। इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पर ना सिर्फ एडमिशन के लिए हर इंसान के पास एक फेयर चांस हो, बल्कि हर एस्पिरेंट को पूरा भरोसा हो इसके एंट्रेंस एग्जामिनेशन सिस्टम पर।